नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। मैक्स वर्स्टापेन ने इस मौसम में अपनी 16वीं जीत सुनिश्चित करते हुए मेक्सिको ग्रां प्री में एक रोमांचक वीकेंड लाया। घरेलू दर्शकों के पसंदीदा सर्जियो पेरेज ने जल्दी ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से अपने भविष्य पर सवाल उठा दिए, जो रेड बुल में उनके लिए खतरे की घंटी बजा देता है। इसी बीच लैंडो नोरिस और डैनियल रिकार्डो ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अतिरिक्त ओवरटेकिंग और नियंत्रित क्रोध का प्रदर्शन किया। मेक्सिको सिटी की ऊंचाई के द्वारा प्रस्तुत किए गए अद्वितीय चुनौतियों के बावजूद मर्सिडीज ने संघर्ष के वर्षों के बाद अपनी गति पाई। लेकिन यहाँ तक कि फेरारी ने टूट पड़ी, यूकी त्सुनोडा ने अपने खुद के दौरे को नष्ट कर दिया और एस्टन मार्टिन की भाग्यशाली घटनाओं का अवसान जारी रहा। और हम उन नए आगमनकारियों को भी नहीं भूल सकते जो प्रैक्टिस सत्र में अपना मौका प्राप्त कर रहे थे। नई पिटलेन अवरोध समस्या और केविन मैग्नुसन के भारी दुर्घटना जो सस्पेंशन की विफलता के कारण हुई। यह कितना घटित दौरा था। सभी को शुभ दिन। मैं आपका मेजबान हूं, एंजो, जो आपको फॉर्मूला 1 की रोचक दुनिया में ले जाने के लिए चल रहा हूं। और यहाँ है विलियम, आपके सहपायलट इस रोमांचक यात्रा पर। याद रखें, हम हर दिन आपके साथ हैं। F1 के लिए जज्बा पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अधिसूचनाओं के लिए घंटी बजाएं। पूरी गति के साथ चलिए डाइव करते हैं। अब हम मेक्सिको ग्रांड प्री में और गहराई से जाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मैक्स वर्स्टापेन की सीजन की 16वीं जीत कोई आश्चर्य नहीं थी, लेकिन दूसरे रोचक विवरणों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। उदाहरण के लिए सर्जियो पेरेज के पहले कोने के हादसे और डैनियल रिकियार्डो के पॉइंट्स में वापसी के बाद रेड बुल स्टेबल में ड्राइवर्स का अनुमानित भविष्य। और हम मेक्सिको सिटी की अद्वितीय स्थितियों, सेफ्टी कार और क्वालिफाइंग गलती के लिए ड्राइवर की प्रतिशोध को भी नहीं भूल सकते। वर्ष के अंतिम तिमाही में ब्राजील में आने वाली अंतिम तिमाही के साथ चीजें गर्म हो रही हैं, क्या नहीं? बिल्कुल। फॉर्मूला 1 के साथ आने वाले उत्साह और अप्रत्याशितता को मानना असंभव है। चाहे सामने वाले में विजयशालीता हो या न हो, दौरे के दौरान खुलती हुई कहानियां अत्यंत आकर्षक होती हैं। आप बिल्कुल सही हैं। और दिलचस्प कहानियों की बात करते हैं, चलिए पेरेज की कोशिश पर चर्चा करें, जो रेसिंग के कहावत "आप पहले कर्व में रेस नहीं जीत सकते, लेकिन आप इसे निश्चित रूप से हार सकते हैं" को खंडन करने की कोशिश कर रहे थे। घरेलू दर्शकों के समर्थन से प्रेरित वे पहले कर्व में बोल्ड मूव के लिए जा रहे थे। इस पर आपके क्या विचार हैं? हाँ, वर्स्टापेन ने अपनी निरंतर जीतों के साथ इस कहावत को तोड़ने की जाहिर की है, लेकिन असली जीत पहले कर्व के बाद होती है। पेरेज वास्तव में साहसिक थे, लेकिन उनका मनोविज्ञान एक हादसे में बदल गया जिससे उन्हें प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया गया। यह एक जुआ था जो दुर्भाग्य से इस बार सफल नहीं हुआ। पेरेज का जोखिम भरा कदम निश्चित रूप से गणना नहीं किया गया था। मेक्सिको में पिछले रेसों में पहले कर्व के होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इसने उनके भविष्य के साथ रेड बुल के बारे में गंभीर सवालों को उठाया है। लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा हमें किसने हैरान किया है? लैंडो नॉरिस। 17वां स्थान से 5वां स्थान तक पहुंचने तक उनके मनोविज्ञान बस अद्भुत थे। वास्तव में नॉरिस द्वारा दिखाए गए प्रदर्शन ने वाकई हमें चौंका दिया। वह बार बार दिखा चुके हैं कि वह ग्रिड में अपना रास्ता बना सकते हैं। क्या आप उस हरकत को याद करते हैं जब वह एस्टेबन ओकॉन के साथ पहले, दूसरे और तीसरे कर्व में जा रहे थे? उसे अल्पाइन और निको हुल्केनबर्ग के हाथ के बीच समेटा गया था, फिर भी उसने अल्पाइन के पास से निकलकर शीर्ष 10 में पहुंचने के लिए संघर्ष किया। और जैसा कि कहा जा रहा है, उसने इसे अपनी आंखें बंद करके ही किया। हाँ, आपने सही सुना। लैंडो नॉरिस ने वास्तव में अपनी आंखें बंद करके ही वह हरकत की। यह उसकी अद्वितीय कौशल का एक और उदाहरण है।
नहीं नहीं, मैं तो बस आपका मजाक उड़ा रहा था। वह बेशक बहुत ही सतर्क और सटीक था अपनी हरकतों के साथ। वाह, आपने मुझे वहां फंसा दिया। मैं कहना चाहूंगा, वह वाकई एक असाधारण करिश्माई काम होता। चलिए गियर बदलते हैं और डेनियल रिकियार्डो के बारे में बात करें। वह मेक्सिको में बहुत धमाल मचाए थे, क्या नहीं? ऑस्टिन में शांत प्रदर्शन के बावजूद रिकियार्डो ने वास्तव में चीजों को बदल दिया, ग्रिड पर चौथी जगह सुरक्षित की। वह कितनी अच्छी सरप्राइज थी। बिल्कुल, रिकियार्डो की प्रबल लेकिन नियंत्रित ड्राइविंग उनके रेड बुल दिनों की याद दिलाती थी। यह एक प्रभावशाली प्रदर्शन था, खासकर उनकी लुइस हैमिल्टन के खिलाफ संरक्षण के माध्यम से। मैक्लारेन के बॉस एंड्रिया स्टेला ने नॉरिस के प्रदर्शन को अपने सबसे अच्छे में से एक के रूप में स्वीकारा और इसे उनके साथ काम करने वाले किसी भी ड्राइवर के लिए एक उच्चतम दिन के रूप में उद्धरण दिया। ऐसा लगता है कि अल्फाटोरी मेक्सिको सिटी की मौसमी स्थितियों में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, जिसने एडोल्स को कहने पर मजबूर किया कि उनकी कार यानी कि मैकेनिकली बहुत अच्छी है। एडोल्स निश्चित रूप से गलत नहीं है, चाहे सभी के लिए संघर्ष का कारण हो, लेकिन अल्फाटोरी टीम द्वारा इसे अच्छी तरह से प्रबंधित किया गया दिखाई दिया। यह मैकेनिकल एज निश्चित रूप से रिकियार्डो के हाथों में खेला। हालांकि रिकियार्डो के प्रदर्शन में चुनौतियां भी थीं। ग्रिड से दूसरी शुरुआत के लिए लाल झंडे के प्रेरणा से उन्होंने छठे स्थान पर गिर गए और फिर नॉरिस के हमले के बाद एक और स्थान गिरा दिया। फिर भी यह एक प्रभावशाली ड्राइव को धीमा नहीं करता। यह बस दिखाता है, हर रेस में जीत और परीक्षण का अपना हिस्सा होता है। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल, चुनौतियां खेल का हिस्सा हैं और यहाँ ड्राइवर्स कैसे इन चुनौतियों का सामना करते हैं, वही उन्हें वास्तविक रूप में अलग बनाता है। रिकियार्डो के प्रदर्शन ने इसकी पुष्टि की। रसेल के सिर्फ 1 सेकंड के अंदर रिकियार्डो की समाप्ति ने अल्फाटोरी को महत्वपूर्ण 6 अंक प्राप्त कराए, जिससे वे हास और अल्फा रोमियो से ऊपर उठ गए। यह निर्माता के मुकाबले में बहुत ही समीपी प्रतियोगिता साबित हो रही है। क्या आप ऐसा कहेंगे? बिल्कुल, अल्फाटोरी और 7वें स्थान पर स्थित विलियम्स के बीच केवल 12 अंक का अंतर है। यह बहुत गर्म हो रहा है। रिकियार्डो जैसे और ड्राइव्स से इस अंतर को और भी छोटा किया जा सकता है। अब हमारा ध्यान मर्सिडीज पर ले चलें। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। यदि हम ऑटोड्रोमो हर्मानोस रोड्रिगेज की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखें, जैसे कि समुद्र तल से 2225 मीटर की ऊंचाई के कारण हवा की घनत्व में 22% की कमी, तो मर्सिडीज के पावर यूनिट और फ्लोर में की गई अपग्रेड वास्तव में महत्वपूर्ण रोल निभाए। यह सही है। उनकी टर्बोचार्ज्ड कारें ऐसा लगता है कि कम ईंधन हवा मिश्रण की स्थितियों में अच्छी तरह से फलने लगी हैं। मर्सिडीज के सीईओ टोटो वोल्फ ने माना कि पावर ट्रेन विभाजन ने मेक्सिको के रेड बुल्स के संबंध में पहले से मौजूदा अंतर को कम करने में सफलता प्राप्त की है। और वह संशोधित फ्लोर जो उन्होंने ऑस्टिन में पेश किया है, वह अधिक डाउनफोर्स और ड्राइवेबिलिटी ला रहा है। यह मर्सिडीज हाई परफॉर्मेंस पावर ट्रेन्स के लिए काफी उपलब्धि है ना? वास्तव में उन्होंने उसे जो कभी उनकी अचिल्लीज हील थी, उससे निपट लिया है और उसे अपनी ताकत बना दिया है। हाँ, और अब फेरारी की ओर आते हैं। उन्होंने क्वालिफाइंग दौर में एक पंक्ति लॉकआउट हासिल किया। यह उन्हें भी काफी आश्चर्यजनक था। चार्ल्स लेक्लेर्क और कार्लोस साइंस को पहले से ही पोल कंटेंडर के रूप में नहीं माना गया था। यह बस दिखाता है कि यह खेल कितना अप्रत्याशित हो सकता है। फेरारी टीम ने हमें एक बड़ी सरप्राइज दी है, एक पंक्ति लॉकआउट के साथ। उस लीड को बनाए रखना हमेशा मुश्किल था और जैसा कि उम्मीद थी, रेड बुल्स ने इस बदले का फायदा उठाया। वेरस्टापेन ने लीड ली जबकि पेरेज ने जल्दी ही बाहर निकल लिया। लेक्लेर्क के सामने का पंख भी अच्छी तरह से नहीं चला, लेकिन गति पर्याप्त मजबूत थी कि पंख बदलने की जरूरत नहीं थी। एक स्टॉप रणनीति आज की मांग थी। क्या आप सहमत हैं?
बिल्कुल, समय का सब कुछ होती है, क्या नहीं? सेफ्टी कार के आगमन के बाद ही हार्ड टायर्स पर स्विच करने से एक मौका चुका गया। दुर्भाग्य से उन्होंने इसे पूर्वानुमान नहीं कर सके। हम जानते हैं, यहाँ तक कि सबसे अच्छे F1 स्ट्रैटेजिस्ट भी भविष्यद्वक्ता नहीं होते हैं। वास्तव में लेक्लेर्क विशेष रूप से अपने हार्ड टायर्स के साथ संघर्ष कर रहे थे, जिसने ल्यूइस हैमिल्टन को पास करने में मदद की। हालांकि साइंस ने जॉर्ज रसेल के खिलाफ रक्षात्मक रणनीति अपनाई, जिससे फेरारी को तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त हुआ। टीम प्रमुख फ्रेडेरिक वासर का कहना था, एक कदम आगे। मेरे पास एक दोस्त है जिसे यह सुनने पर बहुत खुशी होगी। वासर के टिप्पणियों में चुनौतियों के बावजूद एक संतुष्टि की भावना का संकेत है। उन्होंने अंत में एक खराब स्टिंट का उल्लेख किया, लेकिन समग्र रूप से फेरारी प्रगति कर रही है लगता है। वे अधिक से अधिक पोल पोजीशन सुरक्षित कर रहे हैं, जो टीम के लिए एक सकारात्मक संकेत है। हम युकी त्सुनोडा के प्रदर्शन को भी न भूलें, जो ग्रिड के पीछे से शुरुआत करने के बावजूद एक मजबूत रेस के लिए क्षमता दिखाएं। वह अल्फाटोरी को डबल पॉइंट्स हासिल करने में मदद करने के लिए ऊपर की ओर काम कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से पियास्ट्री के साथ टकरा गया। सचमुच यह एक दुखद है। रेसिंग की उछाल दौड़, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह सब खेल का हिस्सा है। त्सुनोडा की क्षमता ने बाधा के बावजूद दिखाई दी। सब कुछ सीखने और सुधारने के बारे में है ना? मध्य रेस रिस्टार्ट में त्सुनोडा का प्रदर्शन प्रशंसनीय था। उन्होंने 8वें स्थान तक पहुंचने के लिए काम किया और 7वें स्थान के लिए ओस्कर पियास्ट्री को पीछे छोड़ने का लक्ष्य रखा। हालांकि पियास्ट्री ने साबित किया कि वह एक कठिन प्रतियोगी है। उनके बीच के संवाद में एक विशेष घटना थी जो बहुत ध्यान खींचती थी। बिल्कुल सही। 24वें लैप में पियास्ट्री को पहले 3 टर्न में पीछे छोड़ने का प्रयास कुछ हल्के संपर्क के साथ नतीजित हुआ। ऑस्ट्रेलियाई ने अपनी स्थिति पर काबू रखा। अगले लैप पर तनाव बढ़ा जब त्सुनोडा अपने नाराजगी के प्रेरणा से प्रेरित पियास्ट्री के साथ टकराव करते हुए उसे ट्रैक से बाहर भेज दिया। इस घटना के बाद क्या हुआ? त्सुनोडा शुरू में गुस्से का प्रदर्शन करने के बावजूद अंत में एक मजबूत रफ्तार के लिए इसे चैनलाइज करने में कामयाब रहे। हालांकि नुकसान पहले ही हो चुका था। उन्होंने इस घटना के लिए जिम्मेदारी ली और अपनी धैर्यहीनता को दोषी ठहराया, जबकि उनके टायर पहनने लग रहे थे। यह मेरे लिए सब्र और नियंत्रण का एक सबक है। अस्टन मार्टिन की बात करें तो उनका समय कठिन चल रहा है ना? क्या आप इस पर विस्तार से बता सकते हैं? बिल्कुल। मौसम की शुरुआत में उम्मीदवार रवानगी के बाद उनकी भाग्यशालिता कम होने की लगती है। मेक्सिको में दोनों कारें बीच में रेस रिस्टार्ट के दौरान पीछे की पंक्ति में थीं। अलोंसो को फ्लोर के क्षति का सामना करना पड़ा और स्ट्रोल को कुछ सेटअप ट्वीक्स के कारण पिट लेन से शुरू करना पड़ा। काफी कठिन दिन था ऑफिस में, क्या आप कहेंगे? एलोंसो के लिए भी रेस दिन अच्छा नहीं था। उनका दोपहर वास्तव में एक विस्तारित परीक्षण सत्र की तरह बदल गया। स्ट्रोल की रेस बोटास के साथ टक्कर के बाद अचानक समाप्त हो गई। लेकिन हमेशा कुछ अच्छा होता है, क्या आप सहमत हैं? मैं सहमत होने के पक्ष में हूं। हर बादल के पीछे एक चांदी की रेखा होती है। वर्तमान कठिनाइयां बेहतर तैयारियों और रणनीतियों के लिए मार्ग बना सकती हैं। अलोंसो उनकी वर्तमान स्थिति पर क्या कहते हैं? अलोंसो को यह मान्यता है कि वे उत्सवों से अधिक कठिन समय से अधिक सीख सकते हैं। वे जितने भी परीक्षण कर सकते हैं, सिल्वरस्टोन में अपनी कारखाने को जितना संभव हो सके फीडबैक दे रहे हैं। वह उम्मीदवार हैं कि उच्च स्तर पर समाप्त होंगे, जो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है। बिल्कुल सही। यह एक सच्चे खिलाड़ी की आत्मा है। खेल में परिवर्तन की संभावना हमेशा होती है, क्या आप सहमत हैं? आप बिल्कुल सही हैं।
संभावनाओं की बात करते हैं। F1 कैलेंडर के अंतिम कुछ रेस ने एक स्वागतित बदलाव लाया। मेक्सिको सिटी प्रैक्टिस में 5 नए ड्राइवर्स को चमकने का मौका मिला। क्या किसी नए ड्राइवर की शानदार प्रदर्शन थी? बेयरमैन का ड्राइव बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने 17 से सिर्फ 3 सेकंड की दूरी पर निको हुल्केनबर्ग के सबसे अच्छे समय से बच गए, जो काफी उपलब्धि है। यह दिखाता है कि मुश्किल समयों में भी संभावना और प्रतिभा ऊंचाइयों की प्रतीक्षा कर रही है। यह खेल में प्रतिभा की गहराई का एक सबूत है। नए चेहरों को अपनी पहचान बनाते हुए देखना हमेशा ताजगी भरा होता है। मेक्सिको सिटी की प्रैक्टिस में हजार, डूहान और वेस्टी अन्य महत्वपूर्ण नए ड्राइवर थे। उन सभी ने साफ रन किए और अपनी संबंधित टीमों को प्रभावित किया। हालांकि पूर्चेयर के लिए ब्रेकिंग सिस्टम की समस्या के कारण भाग्य उनके साथ इतना सही नहीं रहा। मैंने एक अफवाह सुनी है कि पूर्चेयर ने अपनी कार को जानबूझकर नष्ट किया ताकि वह मेक्सिको में मुफ्त छुट्टी प्राप्त कर सके। क्या आप ऐसा मानते हैं? वाह, थोड़ा रुकिए। यह एक अतिरंजित कल्पना है और महत्वपूर्ण है कि हम पुष्टि की रिपोर्ट पर आश्रित रहें। पूर्चेयर के पास ब्रेकिंग समस्या थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसने इसे मुफ्त छुट्टी के लिए जानबूझकर किया है। महत्वपूर्ण है कि हमारे तथ्यों को आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त करें, जैसे कि आधिकारिक फॉर्मूला 1 वेबसाइट या ब्राजील के आधिकारिक F1 प्रसारक बैंडेरांटेस से। आप बिल्कुल सही हैं। मैं उस भ्रामक बयान के लिए खेद प्रकट करता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं भविष्य में अधिक सतर्क और जिम्मेदार रहूंगा। कोई हानि नहीं हुई है। यह हमें याद दिलाने के लिए बहुत अच्छा है कि हम तेजी से जानकारी के युग में सतर्क रहें। अब चलिए पिटलेन में एक और रोचक विकास की ओर बढ़ते हैं। चलिए केविन मैग्नुसेन के दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करें। वह टर्न 10 पर एक भारी टक्कर कर गए थे, जो जैसा कि यहाँ एक मैकेनिकल खराबी लग रही थी। इसके बाद रेस की गति में असामान्य एक ऑफ मोमेंट हुआ, जिसने हास के टायर प्रबंधन समस्याओं पर सवाल उठाए। मैंने सुना है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि बाईं रियर पहिया अचानक अपने सामान्य धुरी पर मुड़ गया, जो ट्रैक रॉड की कमजोरी की संकेत देता है। जलती हुई ब्रेक एक संकेतिक संकेत था। क्या यह सही है? हाँ, वास्तव में अपेक्षाकृत अधिक गर्म तापमान ने ट्रैक रॉड को अलग होने का कारण बनाया। मेक्सिको में उच्च ऊंचाई के कारण हमेशा ठंड एक समस्या होती है। टीमें ऑक्सीजन प्रवाह को सामान्य करने के लिए अपने इनलेट्स खोलती हैं। लेकिन निको हुल्केनबर्ग ने उसी समस्या का सामना नहीं किया। उन्होंने अपनी 10वीं जगह को काफी अच्छी तरह से बचाया। यह तो सराहनीय है। लेकिन मैंने सुना है कि उसके पीछे चल रही कारों की ट्रेन अंततः उसके पास से निकल गई जब एस्टेबन ओकॉन और पियर गास्ली उससे आगे निकल गए। हुल्केनबर्ग को सेफ्टी कार की आशा थी, सही है ना? सही है। उसके पास केवल एक नया मध्यम टायर था और उनकी टायर लाइफ की पूर्वानुमानित संख्या 30 लैप्स की थी। उसे टायर्स को चलाए रखने के लिए सेफ्टी कार या कुछ चाहिए था, लेकिन दूसरों का पेस बहुत तेज था उनका पीछा करने के लिए, इसलिए उसे और ज्यादा टायर लाइफ को खराब करने के लिए दबाव डालना पड़ा। काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, क्या आपको लगता है? यह वास्तव में बहुत ही दुविधापूर्ण स्थिति लगती है। यह सब वह अप्रत्याशित रोमांच है जो फॉर्मूला 1 रेसिंग को इतना आकर्षक बनाता है। लेकिन जब हम अप्रत्याशितता के विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम आगामी ब्राजीलियाई ग्रां प्री को भी न भूलें। विलियम, ऑनलाइन में नवीनतम क्या चल रहा है? नेटिजन्स क्या कह रहे हैं? यहाँ देखते हैं। एक यूजर नामक फोरसेकन एड द्वारा एक दिलचस्प टिप्पणी, उद्धरण विचारशील बक्सटन जो अफवाह क्या है, उद्धरण समाप्त। दिलचस्प है। क्या आप थोड़ा और गहराई से खोज सकते हैं? बिल्कुल। रे ड्रैगन्स ने टिप्पणी की, उद्धरण मैक्स को स्ट्रोल से बदल रहे हैं,
यह मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उद्धरण समाप्त। और किगल्स फॉर योर हेल्थ ने हास्यास्पद प्रतिक्रिया दी। उद्धरण लॉरेंस स्ट्रोल। उद्धरण समाप्त। हाँ, यह बहुत दिलचस्प होगा। कोई और महत्वपूर्ण टिप्पणी है? हाँ, वहाँ एक मजेदार टिप्पणी है ऑरेंज दिद की, जिन्होंने कहा, उद्धरण या फिर लॉरेंस को लैंस से बदल दें। जैसे चलो मैं यहाँ बिल भर रहा हूँ, अब ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। उद्धरण समाप्त। और फिर स्पॉन्टटरेंसिस ने एक ऐसे एपिसोड के बारे में कहा है जहां ग्रान टूरिस्मो में जेमी क्लार्कसन को उसके आकार के कारण फॉर्मूला कार से खंडित करना पड़ा। हाँ, पूरी मस्ती है। कुछ और है? हाँ, अफवाह के संबंध में ग्रिडलॉक मेन वन ने विचार किया। उद्धरण यह मजेदार होगा अगर फाब्रेगा की अफवाह कुछ वास्तविक रूप से आश्चर्यजनक और चिंताजनक हो, लेकिन बक्सटन ने सिर्फ यही मान लिया। उद्धरण समाप्त। और प्योर मेजरमेंट ने जोड़ा, उद्धरण यह इतना अस्पष्ट है, यह सब कुछ कल्पना के लिए छोड़ देता है। कौन सी अफवाह हो सकती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं और वास्तव में वह इतनी आश्चर्यजनक हो? उद्धरण समाप्त। दिलचस्प दृष्टिकोण है। यह अनुमान करने की सुंदरता है ना? जब तक पूरी कहानी सामने आने तक सब कुछ रहस्यमय और रहस्यपूर्ण होता है। क्या और कोई टिप्पणी है? हाँ, अंतिम उद्धरण जो मैं उद्धरण दूंगा वह है ऑकवर्ड टॉप का, जो कहते हैं, उद्धरण यह कुछ ऐसा है जो मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है। पेरेस, स्ट्रोल, ऑडी सॉबर, एंड्रेटी और इसी तरह की चीजें हैं जिनके बारे में हाल ही में बहुत बातें हुई हैं। मुझे लगता है कि वे आश्चर्यजनक नहीं होंगे। क्या अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक हो सकता है? वह एफआईए लिबर्टी से संबंधित कुछ हो या अप्रत्याशित ड्राइवर की सेवानिवृत्ति या परिवर्तन। उद्धरण समाप्त। वास्तव में यह विचारों के लिए खाना है। जैसा कि कहा जाता है, सत्य कभी कभी कहानी से भी अजीब होता है। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। वाह, आज F1 के लिए जज्बा पर कितना मजा आया है। हमने पिछले रेस का विस्तृत विश्लेषण किया और इसे आप सभी के साथ होने का एक अद्वितीय आनंद था। हमें आशा है कि आपको इसका आनंद भी उतना ही हुआ होगा जितना कि हमें। अगर आप हमारे साथ तेज रफ्तार में रहना चाहते हैं तो सदस्यता लें और अपने सूचनाएं सक्रिय करें न भूलें। यह हमारे लिए वास्तव में बहुत मायने रखता है। और जब आप इसे कर रहे हो तो क्यों न अपने साथी फॉर्मूला 1 प्रेमियों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें, चाहे वह व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर हो या आपके स्थानीय पब में एक पॉइंट पर। हमें आपके विचार सुनने का बहुत खुशी होगी, तो अगर आपको मन करे तो एक टिप्पणी छोड़ दें। बिल्कुल सही दोस्तों, हम सिर्फ हॉट लैप्स के बारे में ही नहीं हैं, हम यहाँ लंबी दौड़ के लिए हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अगले एपिसोड के लिए ग्रिड पर हैं। हम रोजाना प्रसारण कर रहे हैं और आपको एक गियर शिफ्ट छूने का मौका नहीं चाहिए। आज आपकी सहभागिता की हमें काफी प्रसन्नता हुई है और हम अगले एपिसोड की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। याद रखें, यह सिर्फ मंजिल के बारे में नहीं है, यह यात्रा के बारे में है। और हमारी यात्रा पिट लेन ड्रामा, टायर स्ट्रैटेजी और साहसिक ओवरटेक के साथ भरी हुई है। एंजो और विलियम मेटल पेडल दबाए रखें, सड़क पर अपनी नजर रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है।